भाई ने कौन सा डिसीजन लिया कि यूपीएससी करना है। नोखा में न्यूज़पेपर इंग्लिश का आता नहीं। शादी के रिश्ते तो बहुत आ गए होंगे। ये तो इंडियन टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड की हर घर की कहानी होती है। कैलेंडर पे जैसे बच्चे आजकल नहीं करते कि ऐसे कि इतने दिन बाकी रहे तो कैलेंडर पे आप डेट काटते जा रहे हो कि भाई प्री इतने दिनों बाद आ रहा है मेंस में। तो मैंने वो डेट इसलिए काटी थी क्योंकि मेरे को घर जाना। मैंने ऐसे राइटिंग शुरू की थी तो उसमें जब ऐसे की नोटबुक बनाई थी उसके फ्रंट पेज पे एक ही लाइन लिखी, योर फर्स्ट ऐसे विल बी योर वर्स्ट ऐसे बट इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट दैट ऐसे। मौका मेरा टेस्ट देने का एक रूल था कि जब मैं पहला मेंस देने बैठा था तब तक मैं सारी टेस्ट सीरीज दे चुका। तो उस दिन ऐसा लगा था कि जन्नत कहीं दुनिया में है तो वो नोखा ही है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। वैसे तो अक्सर हम टॉपर से मिलते रहते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप तक लाते रहते हैं, बट आज एक बहुत स्पेशल सक्सेस स्टोरी हम आपके पास लाए हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट राजेंद्र बिश्नोई, जो बीकानेर के एक गांव से आते हैं और वहां से उन्होंने यूपीएससी की जर्नी को पूरा किया है। वेलकम राजेंद्र टू अनअकैडमी। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेंद्र, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे लर्नर्स को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं। सर जैसा कि आपने बैकग्राउंड से बताया, मैं नोखा तहसील बीकानेर जिले राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी शुरू की शिक्षा वहीं से हुई, वहीं मैं पढ़ा। मेरी 4th क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं ढाणी से, जैसे हमारे राजस्थान में ढाणी होती है, गांव की भी छोटी ढाणी, तो ढाणी में रहते थे। फिर वहाँ से नोखा शिफ्ट हुए क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं, सबको पढ़ना था। तो एक कॉन्शियस डिसीजन था पापा की तरफ से कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पढ़ने के लिए थोड़ा टाउन में चलते हैं। गांव में सरकारी स्कूल में इतनी पढ़ाई है नहीं। तो फिर 4th क्लास में फिर टाउन में शिफ्ट हुए, नोखा में जो तहसील है। फिर वहाँ से 10th क्लास तक पढ़ा मैं हिंदी मीडियम में। फिर ये हुआ कि यूपीएससी करना और सब सोच के कि इंग्लिश मीडियम में करना है, तो फिर 11th-12th इंग्लिश मीडियम में की, वहीं नोखा से ही। फिर उसके बाद में DU में एडमिशन लिया, यहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी और करते करते अभी पिछले साल 161 रैंक के साथ सफ़र पहुँचा यहाँ। राजेंद्र, आपकी कहानी के बारे में पढ़ रहा था, मैं समझ रहा था, मैंने देखा कि आपने 10वीं के बाद अपने मीडियम को चेंज किया। तो पहला सवाल तो मेरा ये था कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहिए और ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? क्योंकि यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट कि आपको बस एक वर्किंग नॉलेज चाहिए, आपको एक रीजनेबल कमांड भी चाहिए लैंग्वेज पे। तो इस बारे में आप बताएं, आपका क्या कारण रहा था चेंज करने का? कारण सर ये रहा कि जो उस टाइम पॉपुलर नरेटिव था, जो चीज़ थी उसमें ये था कि इंग्लिश मीडियम की सक्सेस रेट ज़्यादा थी जी। और जब मैंने डिसाइड किया या हम घर में बैठ के भाई ने कौन सा डिसीजन लिया कि यूपीएससी करना है, तो उसमें ये गोल था कि डोंट लेट एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि जब करना ही है तो फिर अच्छे से ही करना है, क्यों किसी चीज़ को छोड़ें। कि बोला इंग्लिश मीडियम से हो रहा है तो अभी टाइम है, इंग्लिश में कर लो। बिल्कुल। तो ये कौन सा डिसीजन ये था कि जो चीज़ आपको लग रही है कि आगे दिक्कत दे सकती है, जो आपको लग रहा है कि आपको सफलता में रोक सकती है, उसको अभी से हटाते चलते जाओ। ये कैसे होता है ना कि आप कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्व करने जा रहे हो, एक टास्क है जो आपको 5 साल बाद 7 साल बाद पूरा करना है। तो उस टास्क में स्टेज पे कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप पहले प्लान कर रहे हो। जैसे एग्जाम में जैसे मेंस दे रहे होते हैं उससे पहले पेपर की तैयारी करते हैं कि इस पेपर में ये दिक्कत आ सकती है, दिक्कत को पहले ही हटा लो ताकि एग्जाम में ना आए। जैसे ये तैयारी जब यूपीएससी की सोचते हैं उस टाइम ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि ये दिक्कत दे सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मीडियम से दिक्कत हो सकती है। तो मेरे को ये था कि जब दिक्कत हो सकती है तो इसका अभी से निवारण करना शुरू करो, अभी शुरू करोगे धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। तो ऐसे सोल्व। तो सफल तो कठिन रहा होगा क्योंकि एकदम से हम यूज्ड हो जाते हैं हिंदी टर्म्स के उसी तरह से पढ़ने से और उसके बाद एकदम इंग्लिश में चेंज करना। तो इसका एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा, 2 इंसिडेंट बताना चाहूँगा। 11th में इंग्लिश मीडियम ले लिया, लेके स्कूल पहुंच गए। अब स्कूल में जो 10 तक शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, मैं इंग्लिश में नया जी। तो केमिस्ट्री का था, सर ने खड़ा करके डेफिनेशन पूछ ली। अब पता सब है पर बोलना नहीं आ रहा, बताना नहीं आ रहा क्यों इंग्लिश नहीं आती। तो उससे फिर कॉन्सेंट्रेशन था कि फिर जो बाकी लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ रही है, उसको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है, उसको इंग्लिश में करके भी देना पड़ रहा है। तो उस टाइम बहुत ऐसे शुरू में तो ऐसा लगता था कि गलत नहीं है, क्यों कर रहा हूँ, इतना नहीं हो पाएगा। बट धीरे धीरे हुआ। और एक सेकंड ये था कि अब इंग्लिश करनी है तो मैं सोचा कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। लेकिन अब ये है कि नोखा में न्यूज़पेपर इंग्लिश का आता नहीं। तो फिर इधर उधर से किसी से पूछा, जो आसपास अखबार देखे थे, उसने बोला आ तो जाएगा पर 2 दिन लेट आएगा। तो मैं कहा 2 दिन लेट ही सही, अपने इंग्लिश पढ़नी है। तो फिर वो 2 दिन लेट अखबार आता था और लेट अखबार को फिर पढ़ता था मैं।
देखिए अनअकैडमी आपके यूपीएससी ड्रीम को साकार करने के लिए, आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे रहता है। और आपकी इसी क्वालिटी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 2027 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस में आपके लिए। तो अब एक बार बैचेस के बारे में जान लीजिए। देखिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो आपका ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। आपका बिहार के पटना में जो सेंटर है, आपका नया सेंटर, वहाँ पे शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में जो सेंटर है, वहाँ भी सेम प्राइस पर आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे। और दिल्ली के करोल बाग सेंटर पर भी आपके जो बैचेस हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर एनरोल कर सकते हैं या फिर वॉक इन भी कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर। अनअकैडमी के साथ आपको काफी सारे एडवांटेजेस भी इस बैच पे मिलते हैं। डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जनरल स्टडीज का, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ और 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस। जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। इसमें मैं ये भी मतलब अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि राजेंद्र एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पापा फार्मर रहे हैं, आप बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड से इसमें आते हैं। तो इस बारे में अवेयरनेस आपको कैसे आई कि यार मुझे यूपीएससी का एग्जाम करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये अवेयरनेस आपको कैसे आई? सर अवेयरनेस के लिए दो चीज़ें थी। एक तो ये था ना कि 10th क्लास का बच्चा 9th क्लास का कितना ही होता है, तो उसमें मेरे बड़े भाई का भी रोल रहा कि वो कॉलेज में था तो उसको पता था कि क्या होता है। और सेकंड ये रहा कि एक दो बार ऐसे ही घर में ज़रूरत का ऐसे इंसिडेंट हुआ, जिससे ये होता है ना कि एसपी से, डीएम, कलेक्टर से ज़रूरत पड़ती है, लोग बात करते हैं कि अच्छा ये एसपी कर सकता है, ये कलेक्टर कर सकता है, ये मुद्दा उनके हाथ में। तो वहाँ से पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, और ऐसी चीज़ कोई होती है तो फिर ये हुआ कि ये चीज़ होती है तो इसका कोई तरीका भी होता होगा। फिर तरीका पता चला कि तरीका यूपीएससी है। फिर वहाँ से मोटिवेशन आई कि अब तरीका मिल ही गया है तो अब इसको भी करना चाहिए। तो फिर वहाँ से पूरा सफ़र शुरू हुआ। तो जब आपने 11th-12th में तो ये क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी है? क्योंकि इसमें क्लैरिटी का ये रहता है कि जितने मेरे ननिहाल की साइड से जितने घर में थे तो सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं। अच्छा। कि आप 10th के बाद में वही है कि या तो प्रोफेशनल फील्ड में जाओ, आगे दिक्कत नहीं होगी, टाइम से जॉब लगेगी। लेकिन मेरा उल्टा था कि फिर अगर 10th के बाद करनी होती तो फिर मैं कोटा जाता, सारे कोटा जाते हैं तो मैं भी कोटा ही जाए था। पर जब डिसीजन ये 10th के ले लिया कि अब नहीं करना, उस टेक्निकल फील्ड में जाना ही नहीं है, ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, यूपीएससी करना है, तो उसकी वजह से ये रहा कि आप नॉर्मल स्कूल में जाओ, मीडियम चेंज हो रहा है तो वैसे प्रेशर रहेगा, तो कोचिंग के चक्कर में जैसे कोटा जाके मैंने तो वो करनी नहीं, उस फील्ड में जाना ही नहीं। तो वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन लेके कि फिर उसी से डिसाइड हुआ कि आपको दिल्ली जाना है, डीयू में एडमिशन लेना है, वहाँ रहना है, वहाँ जाके सीखना है, वहाँ से तैयारी करनी है। तो वो सारा प्रोसेस शुरू होने के बाद में हमेशा वो यूपीएससी ओरिएंटेड ही रहा। जो भी डिसीजन मेकिंग ली उसका टारगेट यही रहा कि आपको यूपीएससी करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। आप बीकानेर के एक तहसील से आते हैं, फिर आप दिल्ली आके अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एकदम से छोटे शहर से बहुत बड़े शहर में आप आए, तो कहीं घबराहट या ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अलग ही जगह हम आ गए हैं, या कैसे होगा, होगा नहीं होगा, जो डाउट्स आते हैं मन में, कुछ ऐसा हुआ? डाउट्स दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि आप यहाँ सर्वाइव करोगे, कैसे करोगे, कैसे रहोगे। एक वो होता है, एक ये डाउट रहता है कि आपसे यूपीएससी होगा कि नहीं होगा। हाँ जी। तो सेकंड वाला डाउट मेरे कभी नहीं था कि यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा तो क्या होगा, वो डाउट मेरे कभी नहीं आया। जो पहले वाला डाउट था, एक तो मैं 12th क्लास तक, मतलब शुरू बचपन लेके 12th क्लास तक घर, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मम्मी पापा के साथ नहीं रहा हो, भाई बहन, तो घर तो सबसे पहला ये तो दिल्ली आ गया जी। तो हमारे कॉलेज में मिड सेम ब्रेक होता है लगभग 2.5-3 महीनों के बाद, दिल्ली आ गया, रूम वूम लिया, दिक्कतें हुई बट सेट हो गया जी। तो मैं कैलेंडर पे, जैसे बच्चे आजकल नहीं करते कि ऐसे कि इतने दिन बाकी रहे तो कैलेंडर पे आप डेट काटते जा रहे हो कि भाई प्री इतने दिनों बाद आ रहा है, मेंस। तो मैंने वो डेट इसलिए काटी थी क्योंकि मेरे को घर जाना था। अच्छा। और ट्रेन की टिकट बुक की थी 2.5 महीने पहले। अच्छा। क्योंकि नहीं मन लग रहा और मम्मी से बात नहीं करता था। मम्मी से बात की तो मन नहीं लगेगा, रोना आएगा, घर की याद आएगी। तो मम्मी को ऐसे घर पे बात कर ले, भाई से कर ली, थोड़ी बहुत पापा से कर ली कि ठीक है बात की। मम्मी, मैं कहा ठीक है, मम्मी को बोल देना सब ठीक है, ऐसे बोल के। और 2.5 महीने में ऐसे दिन काटता था, आज 70 दिन बचे हैं, आज 60, आज 50, ऐसे दिन काटता की। और जिस दिन ट्रेन से ऐसे घर पहुंचा था पहली बार मिड सेम 2.5-3 महीनों के बाद, क्योंकि घर से कभी दूर रहा नहीं, तो उस दिन नोखा पहुंचा। तो उस दिन ऐसा लगा था कि जन्नत कहीं दुनिया में है तो वो नोखा ही है। वो बहुत टफ पार्ट रहता है। बट अब व्हेन आई लुक बैक टू इट कि यहाँ कैसा रहा, तो इट फील्स वेरी गुड अबाउट इट कि अच्छा रहा, सर्टेन सेक्रीफाइसेस यू हैव टू डू, तो वो बहुत अच्छा रहा। तो स्ट्रगल तो तैयारी के अलावा जो सेकंड जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है कि आप क्या कर रहे हो। रिजल्ट और यूपीएससी की तैयारी, पढ़ाई तो वो एक पार्ट है ही, लेकिन उसके अलावा बाकी जो बिहाइंड द सीन चीज़ें काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम और भी बात करेंगे, बट मैं चाहूँगा आप उस दिन के बारे में बताएं जिस दिन आपने रिजल्ट देखा और आपने देखा कि आप आईपीएस बन गए। उस दिन के बारे में आप बताएं, क्या हुआ,
जब आपने माता पिता को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, भाई बहनों को क्या था? उस दिन ये था कि उस दिन मैं उदयपुर था, रिजल्ट का आ रहा था, इंटरव्यू हो गया था 18 मार्च, रिजल्ट पता ही होता है, फाइनल इंटरव्यू का थोड़े दिन आने वाला था, तब टाइम पास हो नहीं रहा। एंग्जाइटी तो हो ही रही है, एक इंटरव्यू ऑलरेडी एक बार वैसे ही फेल हो चुका था कि भाई फाइनल इस इंटरव्यू दे दिया 2022 वाले में, नहीं हुआ, तो वो भी देख चुका था, तो फिर वो भी है कि यार वापस रिपीट ना हो, फिर ये भी है कि क्या करेंगे, और फिर एक तैयारी के बाद ये हो गया, आपने 2 मेंस दे दिए, 2 इंटरव्यू दे दिए, तो बैक ऑफ द माइंड फियर एक ही चीज़ का था कि यार अब और इम्प्रूव क्या करूँगा, अच्छा, कि जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे को चीज़ें पता थी, जितनी मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकता था, जो कर सकता वो मैंने कर लिया। फिर ये रहता कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अब और क्या करूँ, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में वो था कि नहीं होना नहीं, बाद की बात है कि अब और करूँगा क्या, कि और कैसे तैयारी करूँ कि हो जाए, जी, तो वो डर था। लेकिन जब रिजल्ट आया लगभग ये 1 बजे के अराउंड, 1 सवा 1 की बात है, हम उदयपुर थे, मैं था साथ में दोस्त था, तो रिजल्ट आया मैं ऐसे एक खुद को फील गुड फैक्टर लेके चलता था कि मैं हमेशा यही बोलता था कि मेरा नाम या तो PDF खोलते ही दिख जाएगा या दिखेगा ही नहीं, मतलब खुद को ऐसे लगता था कि या तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा या फिर IAS IPS में ऊपर आके अपना हो जाएगा, बीच में नहीं आएगा। तो फिर नाम सर्च नहीं किया, पहला तो पेज स्क्रॉल किया, नहीं दिखा नाम, तो वही कि यार आना तो यही चाहिए था, नहीं आया, कि तैयारी थी वैसी। फिर सर्च करके देखा, रैंक पे खुला, तो उसमें फिर वो पूरे फ्लैशबैक सब ऐसे रहता है कि यार उसको यू कांट डिफाइन इट। तो उसके बाद घर में माँ को कॉल किया, भाई को कॉल किया, कॉल करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जिसको जो डिजर्व करते थे जानना उनको बता दिया, बाद में 1000 कॉल आए, 500 कॉल आए, आते रहे, लोग के फ़ोन नहीं उठाया, जो डिजर्व करते थे, जिनको जानना था। उसके बाद मैं खुद अपने मोमेंट में था, और एक फैक्टर ये था ना कि जो दोस्त आपके साथ था, मेरे साथ दोस्त हमने साथ इंटरव्यू किया था, वही हम उदयपुर में थे, उसका हुआ नहीं था, तो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं उस दोस्त के साथ रह लूँ, उसकी थोड़ी केयर कर लूँ, क्योंकि मेरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना कोई उसको भूल जाऊँ, क्योंकि वो तो मेरे सफ़र में साथ रहा है, सुख, तो पिछले इंटरव्यू में फेल साथ हुए, इस बार हो रहे हैं, इस बार मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, तो वो भी जिम्मेदारी थी। और दूसरा ये था कि जिनको जो डिजर्व करते थे सेलिब्रेट करना, जिनको बताना था, जिनको मैं खुद ऐसे होता नहीं कि मैं खुद सामने से बताऊँ, उनको मैंने बता दिया। बाकी ये था कि उस मोमेंट में रहना मेरे लिए ज़रूरी था, कि पूरा पीछे का देख के कि हाँ अब हुआ है कुछ। मम्मी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपने समझाया उन्हें, कि उनको ठीक से समझ में आया था कि IPS पद क्या है, इसमें कैसे होगा आगे? मम्मी को ऐसे बोला था कि मम्मी ने बोला कि रिजल्ट आ गया, तो मम्मी को रिजल्ट से, रैंक से, उनको तो मम्मी और पापा तो कभी स्कूल गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं ना, उन्होंने मेरे को आज तक कभी पूछा पढ़ाई का। उन्होंने बताया ठीक है पढ़ रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। प्री फेल हुआ 2021 में, सेम रिएक्शन। 22 में कोई नहीं बेटा, अपना आराम से हिसाब से करता रहे, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। जब 23 में हो गया तो एक उम्मीद, पेरेंट्स एंग्जियस तो रहती है कि बच्चा परेशान हो रहा है, हो नहीं रहा, फिर दोबारा यही करो, फिर वापस प्री मेंस स्ट्रेस में रहो। उनका ये था कि यार एक बार हो जाए तो बच्चा मुक्त हो, इस स्ट्रेस से, इस चक्कर से बाहर आए। जब उनको बताया, मम्मी को बताया कि रैंक से उनको नहीं, फिर उनको बोला कि हाँ IPS बन गया, फिर बोला कि हाँ SP जो जिले में है उनके बराबर बन गया हूँ, तब उनको समझ आया। और फिर उनके बाद तो फिर मम्मी के तो बधाई फ़ोन, मम्मी करना शुरू, आने शुरू, फिर वो अपने में लगते रहे। फिर उन्होंने मेरे को 1.5 दिन याद नहीं किया कि वो अपनी खुशियों में घर पे माहौल रहे। फिर यही कि घर कब आएगा, घर कब आएगा, तो फिर घर गया, फिर सारा चीज़ें। घर गए तब क्या हुआ, ये भी हम जानना चाहते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, कि आप घर जाते हो आपके, और घर जाने की एक अच्छी बात ये थी, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो दोस्त, जब मैं फेल होके घर जाता था, जब मैं कॉलेज से घर जाता था, जो लोग स्टेशन पे लेने या जो वहाँ पे आते थे, वही दोस्त सबसे आगे थे। जब सेलेक्ट होके गया तो भी लेने में सबसे आगे थे, और वही दोस्त थे, उनको स्पेशली कॉल करके बताया था कि मैं कब किस टाइम आ रहा हूँ, क्योंकि वही डिजर्व करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई वाज अर्लियर। और मैं फेल हुआ, पास हुआ, उनके लिए ये था कि भाई अपना दोस्त, अपना भाई आ रहा है जी। और वो इसलिए ये कॉन्शियस डिसीजन था कि उन्हीं को वो प्रायोरिटी दूँ, तो वो बहुत अच्छा था। और फिर लोगों का आना, आजमावड़ा, एक बनना, काफिला टाइप निकलना, फिर घर पहुंचना, सबसे मिलना, तो वो, और फिर आप जब पेरेंट्स के चेहरे पे, आप जिनको जो आपके लिए होते हैं ना वेल विशर्स होते हैं, उनके चेहरे पे जो सुकून देखते हो, जो खुशी, उनको कुछ नहीं मिलना, मैं बना हूँ, मेरी जगह काम आऊँगा, ठीक बात हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर वालों को, बाकियों को तो किसी का कोई लेना देना नहीं, पर उनकी खुशी इस बात में थी कि हमारा अपना है। तो वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। उस चीज़ का आप एक सोचते हो कि हाँ मेहनत करने का, कुछ करने का, कुछ बनने का होता है ना, कि आप UPSC कर रहे हो, IAS बन रहे हो, IPS बन रहे हो, तो वहाँ जाके दिखता है कि, और फिर निकलते निकलते जब आप निकल रहे हो, कर रहे हो, बच्चे आपकी तरफ देखते हैं, साथ वाला आपकी तरफ देखते हैं, तो आप ऐसे लगता है कि आज मैंने किया है, कल 5 बंदे मेरी तरह और करेंगे, 10 बंदे और मोटिवेट होंगे, क्योंकि हम भी ऐसे ही किसी न किसी को देख के हुए, करते हुए, कहीं से सुन के हुए,
तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक रोल मॉडल और एक सही टाइप में आपको बच्चे देख रहे हैं कि हाँ अच्छा इन भैया ने कुछ किया है, अच्छा इनके घर में कुछ हुआ है, लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में आता है लोग पढ़ते हैं कि अच्छा इनके बेटे का कुछ हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। शादी के रिश्ते तो बहुत आ गए होंगे। ये तो इंडियन टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड की हर घर की कहानी होती है कि हाँ रिश्ते आना करना, पर इसमें ये है कि अभी करने का है नहीं तो 3 दिन सबको ये जवाब होता है कि नहीं अभी नहीं कर रहे, जब करेंगे तो बताएंगे। ये तो आपको घर में पता ही है, यही होता है। राजेंद्र, हम आपकी प्रिपरेशन के दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी कुछ हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हम अभी देखते हैं, एक तरफ तो हम देखते हैं यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, दूसरी तरफ जब सिलेबस को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स, हिडन टॉपिक्स निकल के आते हैं। तो एक समस्या जो एक एवरेज एस्पिरेंट को होती है वो ये होती है कि सर हम कैसे समझें कि कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक नहीं पढ़ना है। तो इस बारे में आपका क्या अप्रोच था विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड व्हाट यू शुड एंड शुड नॉट बी स्टडिंग? सर इसमें इस बात को मैं जस्टिफाई एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करूँगा जी कि जैसे अपने GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस मेंशन है जी, लेकिन आप इसको अगर एनालाइज करोगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 सालों में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। 5 सालों में नहीं पूछा गया तो तैयार करने को उसको आप एनर्जी उतनी नहीं दे सकते जितनी आप ज्योग्राफी को दे रहे हो या आर्ट एंड कल्चर को दे रहे हो या जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको दे रहे हो। बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट तो उसमें आप नहीं पूछ रहे, एक क्वेश्चन पूछ भी गया तो सब लेवल प्लेइंग फील्ड पे किसी को नहीं आ रहा, तो उससे डिसाइड होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो उसके लिए मेरा सिंपल ये रहता था कि बेसिक आपको दे रखा है सिलेबस, उसको डिकोड कर लो, उसके शॉर्ट पार्ट में आपको किसी न किसी कोचिंग वेबसाइट पे डिवाइडेड मिल जाएगा। जैसे कि बोझ करो कि आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो तो आप बोलते हैं भाई प्रेसिडेंट में ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आ रहे हैं, वो उठाया, वो आपने तैयार कर लिया। उसके बाद में आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने को जो आपने मटेरियल पढ़ा है, जो आपको टीचर ने पढ़ाया है या जहाँ से आपने रेफरेंस बुक से पढ़ा है उससे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो आपका डायरेक्शन सही है और आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है, इनफ है जी। वरना तो आप सबको पता है कि कितना ही पढ़ लो, इनफ तो कुछ भी नहीं है। बट वो मेरा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की कंप्लीट हो रही चीज़ों का वही रहता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, जो सिलेबस दिया वो कर लो और 1-2 मॉक लगा लो उससे रिलेटेड। अगर आप प्री पढ़ रहे हो, सपोज करो प्री की पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने सर्टेन बुक्स पढ़ ली, प्रीवियस ईयर सोल्व करो, उसके बाद 1-2 मॉक लगा लो, मॉक में परफॉर्मेंस देखो कितनी आ रही और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। और फिर बात एक सेकंड पार्ट जो ये रहता था कि ये होता है ना कि नेवर एंडिंग सिलेबस है, बिल्कुल, तो उसका हमेशा ये रहता है कि आपको 100% मार्क्स लाने ही नहीं है। 50% पे आप IAS बन रहे हो, बिल्कुल, आपको लाने भी तो 50% ही है ना, तो आप 100% वैसे ही नहीं लाने। आप इस चीज़ को दिल में बिठा लो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है। अगर इनके 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसके चक्कर में आप 18 जो अच्छे से कर सकते हैं उनको खराब मत करो। मतलब अलग तरह से बोले कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी भूमिका है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना एग्जाम में, कि आपने जो पढ़ा उस पर विश्वास। जैसे एग्जाम में आप बैठे थे कि एग्जाम में कोई सवाल है कि ये नहीं आ रहा, तो फिर उसमें ये हो जाता है कि यार ये तो बहुत अजीब सा सवाल है, तो ये तो 90% लोगों को नहीं आ रहा, तो फिर इसमें अपना नुकसान क्या है, ये तो किसी को ही नहीं आ रहा। भाई इतना टफ ही पूछ लिया कि किसी को नहीं आ रहा तो ठीक है, अपना कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस चक्कर में ये नहीं होना कि कोई इजी सा सवाल गलत हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पूछ लिया कि सर ये नहीं आ रहा, तो ये तो आपकी तैयारी में गलती है। कोई बहुत अतरंगी सवाल पूछ लिया, कोई जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पूछ लिया, नहीं आ रहा कि चलो ठीक है ये तो सब में खाना पूर्ति करेंगे सब, तो उसमें एवरेज आउट हो जाता है। एक मैं जो स्टूडेंट्स हमारे मेंस लिखते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि देखो अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और अगर आपसे नहीं बन रहा तो ये मान के चलो किसी से नहीं बन रहा होगा, और अगर आपसे बन रहा है तो आप ये भी मान के चलो जिसने अच्छी तैयारी की उससे बन रहा होगा। तो गेम पूरा इस चीज़ का है कि जो सवाल आपको आते हैं वो दूसरों से कितना बेहतर, कितने अच्छे से आप कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस इस बात पे होना चाहिए कि मैंने अच्छे से मेहनत की है। हाँ, अगर आपको अपनी मेहनत में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार कुछ रह गया, कुछ ये हो गया। तो इस पे सर एक ये रहता है ना कि आप इसमें जो मेंस दे रहे होते हैं, जैसे पर्टिकुलर अभी मेंस की बात करें तो मेंस में आर्ट ये होती है कि आपको भूलना होता है पिछला। अच्छा, सपोज करो आप ऐसे देखे आए, आपका ऐसे इनकेस अच्छा नहीं, तो अगले दिन आपके 2 GS के पेपर है, तो आप जैसा हुआ उसको बोलो। आप सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नहीं आता, आपको सेकंड करना है, सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड करना है, तो आप पिछला तो भूलो। अगर जिसमें कॉन्फिडेंस और जैसे बात कर रहे हैं ना कॉन्फिडेंस कम है, सोचने लग जाए कि मेरा क्या होगा, बाकी लोगों को तो आता होगा, तो फिर वो दिमाग में वो नेगेटिव चीज़ें सारी चलती रहती है। तो जो चीज़ अच्छे से आ रही होती है वो टाइम पे याद नहीं आएगी, कोई एग्जाम्पल लिख नहीं पाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, नर्वसनेस में राइटिंग खराब हो जाएगी, तो वो बाकी चीज़ें खराब हो जाती है। तो इसमें यह है कि जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, जो आ रहा है वो अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वही आपका एग्जाम डिसाइड करेगा। समवेयर मुझे लगता है कि इस तरह से यूपीएससी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर लेता है। वो जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल रखता है जिसमें अगर पर्सनालिटी स्ट्रांग है तो आदमी घबराता नहीं है, वो अपना काम अच्छे से करके आ जाता है, एंड अल्टीमेटली जिसका सबसे अच्छा वो तो अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
फिर इसमें ये हो जाता है ना आप कि अपन जैसे देखते हैं जीएस में ऑप्शनल और मिला के 100 क्वेश्चन के अराउंड पूछ लेते हैं। हाँ जी। तो ह्यूमन नेचर है, आप 10 साल तैयारी कर लो, मैं 20 साल और तैयारी कर लूँ, फिर भी मैं 100 में से 100 तो नहीं कर नहीं हो पाऊँ, पाते। 90 भी मुश्किल है ऐसी। तो उसमें ये हो जाता है कि आप कितना कर रहे हो, वो ये चीजें क्या होता है कि आपके अंदर बिल्ड होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कितना कर रहे हो। यूपीएससी भी डालती है, अतरंगी डाली, क्योंकि उनको भी नया बनाना है, रिपीट कर रहे हो तो फिर कि यार यही देखो मेहनत नहीं कर रहे, उनका भी काम है, वो भी करेंगे। बट बात ये आ जाती है कि कितना अपन उसको ले कितना रहे हैं, कि उसको दिल में ही नहीं बिठा लिया है कि अरे यार वो एक सवाल तो घर ही कर गया। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा इसमें 2021 में मैं राइट टू प्राइवेसी जो प्रीमियम पूछा गया, हाँ जी। वो क्वेश्चन मैं गलत करके आया। ये कैसे हो गया? आर्टिकल 21 तो बड़ा सवाल, आसान सवाल था। तो इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। पीवाईक्यू में आ रखा था, क्योंकि मैं उस मोमेंट में नहीं था ना, मेरे पीछे के दिमाग में चल रहे थे, नर्वस था। अच्छा, कितने अटेम्प्ट हो गए, कितना टाइम बाकी, कितना ये सब मतलब कि चीजें। हाँ कितना क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मार्क्स सही भर रहा हूँ नहीं भर रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट की नर्वसनेस है, तो मैं वो क्वेश्चन गलत, उसमें आप तैयारी को कैसे फोल्ड कर सकते सही बात है। हो कि भाई तैयारी का तो कोई लेना, मेंटल स्टेट की बात हो गई। मेंटल स्टेट की। तो फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट मेरा ये एफर्ट था कि एग्जाम में हो तो एग्जाम में ही रहो, बस 2 ढाई 3 घंटे जितने का पेपर है उस टाइम बस पेपर में रहो और पेपर को करो, वही डिसाइड करेगा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा हो चुका है। आप एग्जाम में बैठे हो, एक टास्क लेके बैठे हो, उस टास्क को सोल्व करो। क्योंकि आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है, इससे मेरे 2 सवाल जुड़े हैं। पहला तो ये है कि जैसे हम लोग जो देखते हैं बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ में मास्टर्स या फिर बैचलर्स करके आते हैं यूपीएससी की तैयारी में, दे गेट अकस्टम टू अ सर्टेन टाइप ऑफ आंसर राइटिंग। उनको आदत पड़ जाती है बड़े बड़े आंसर्स लिखने की, 2 या 3 पॉइंट को वो बहुत मतलब 3-4 पन्नों में लिख रहे हैं, राइट? और उनके लिए काइंड ऑफ चैलेंजिंग हो जाता है हम कैसे अपने आप को अकोमोडेट करें 200 वर्ड आंसर राइटिंग के स्टाइल में, जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे आते हैं उनका सीसैट को लेके थोड़ा सा दे आर नर्वस अबाउट इट। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने कैसे अकोमोडेट किया अपनी आंसर राइटिंग स्टाइल को एज पर यूपीएससी, और दूसरा आपकी सीसैट को लेके क्या स्ट्रैटेजी थी? सर आंसर राइटिंग में जैसे ह्यूमैनिटीज से आते हैं तो एकेडमिक राइटिंग अलग होती है, एकेडमिक्स में आपको आंसर अलग तरीके से लिखना होता है, और आप वैसे यूपीएससी लिख के आओगे तो वहाँ नंबर भी नहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। तो एडेप्ट करने का क्या होता है, आपको बेस्ट सोर्स क्या है। मेरे लिए बेस्ट सोर्स होता है टॉपर्स की आंसर कॉपीज। कि भाई टॉपर क्यों है, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई मेथड होगा, जो होता है ना कोई कुछ कर रहा है तो कुछ तो अच्छा कर रहा होगा। परफेक्ट। तो आप टॉपर्स की कॉपी उठा के देखो और फिर उसके हिसाब से अपनी नॉलेज को अडेप्ट करो कि भाई इनकी ये चीजें काम कर रही है तो देयर इज ए वे, ट्रू। वो आपको मिल रहा है। तो जैसे पॉइंट फॉर्मेट, अब जैसे कि 150 वर्ड्स में लिखना है, एकेडमिक्स में 150 वर्ड का इंट्रो होता है। कोई आप बड़ा आंसर लिख रहे हो, कोई किसी टॉपिक पे आप बना के दे रहे हो, कोई असाइनमेंट करके दे रहे हो, तो 150 वर्ड का तो आपका इंट्रो होता है, सेट कर रहे हो आप। ट्रू, बिल्कुल। तो उसको फिर करने में क्या हो जाता है कि आपको 150 वर्ड में 4 चीजें लिखनी है। आपको इंट्रो भी लिखना है, क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछी है, कंक्लूड भी करना है, वैल्यू एडिशन भी करना है, एग्जांपल्स भी लिखने हैं। अब आजकल छोटे मोटे वेन डायग्राम जो बता दे कि वो भी कुछ डालना है, क्यों भाई सब डाल रहे हैं। तो उसमें करने क्या, टॉपर्स की कॉपीज देखो, उसके बाद में आंसर्स लिखो, और लिख के कोई मेंटोर किसी टेस्ट सीरीज से कोई चीज जो भी आपके उससे वो फीडबैक इनपुट। मैं बताता हूँ, मैंने पहला टेस्ट दिया था मेंस का जियोग्राफी का, अच्छा। मेरे 61 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 250। हाँ जी। तो वो मेरे लिए आई ओपनर था कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ज्योग्राफी में एक भी इंडिया पूरे ज्योग्राफी मैप ही नहीं बनाया, अच्छा। पता ही नहीं था। जब फीडबैक आया, जब पूछा किसी को दिखाई कॉपी की 61 आए, क्यों आए, कोई वजह होगी, तो क्या वजह ये है। तो वो भी एक रहता है कि आप बीच बीच में क्रॉस चेक करते रहो। बाकी टॉपर्स की कॉपीज आंसर राइटिंग आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं टॉपर्स करना। की कॉपी से आप एक गाइडलाइंस लेते थे, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट, राइट, हाँ, और उसको कोशिश करते लाना, और दूसरा फीडबैक लेते थे टेस्ट सीरीज वगैरह। टेस्ट सीरीज वगैरह से। राइट। अब सेकंड सवाल जो आपने पूछा कि सीसेट का, तो सीसेट का लकीली मेरे को सीसेट की कभी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि थोड़ा मैथ ठीक था शुरू से। लेकिन इसमें जी मेरा एक 1 2 3 स्टेप काइंड ऑफ थिंग है, वो मैं शेयर करता हूँ। उसमें ये था कि अगर आपको सीसेट, एक बंदा ने कि हवा बन गई है जी। दिक्कत है, लोगों को हवा भी है, तो आपको क्या पता कि आप कितने पानी में हो। तो आपको अगर चेक करना है तो आप पहले 3 साल के ईमानदारी से 2 घंटे का टाइम लगा के सीसेट का पेपर सोल्व करो, पिछले 3 साल 24 23 22 और उनके एवरेज नंबर तीनों के जो बन जाए, वो आपकी वो क्या बोलते हैं कि रियल औकात है। या फिर आप किस स्टेज पे हो, तो आपके 50 आ रहे हैं, आपके 80 आ रहे हैं, आपके 100 आ रहे हैं। 100 आ रहे हैं तो आप सीसेट की किताब बंद कर दो, पेपर से पहले 5 मॉक लगा लेना, चले जाना, कोई दिक्कत ठीक है। 80 आ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ के 90 100 तक पहुंचा लो। 50 60 40 आ रहे हैं तो दिक्कत है। तो दिक्कत है, कितनी बड़ी दिक्कत है उसको फिर उतनी बड़े तरीके से सोल्व करें।
ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो क्लास लेनी पड़ सकती है, टिपिकल मैथ्स के बैठ के करने पड़ सकते हैं यूट्यूब से, जहाँ भी आप कर रहे हो। थोड़ी बहुत दिक्कत है तो स्लाइट एडजस्टमेंट कर लो, पेपर का अप्रोच कैसा है, किसी सीनियर से पूछ लो पहले क्या करना है, अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो थोड़ा बहुत 5-10 नंबर तो प्लानिंग से बढ़ जाते हैं। अगर आपके 90-100 आ रहे हैं तो वो वैसी दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको एनालाइज करना है कि आपकी दिक्कत कितनी बड़ी, जितनी बड़ी दिक्कत है उतना ही बड़ा सोल्यूशन होगा। सही बात है। आपको पता ही नहीं है कि क्या सर मेरा तो आप, और मेन ये कि लोग करते क्या है कि अब सीसेट में जब बैठते हैं, जब फेल होते हैं तो पता चला कि सर मेरा भी सीसेट फेल हो। आईआईटी का आईआईटी का बंदा भी सीसेट फेल हो रहा है, जो ईमानदारी से करके आ रहा है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी क्लियर कर रहा है। तो डिपेंड है कि आप कितने, आपको सेल्फ अवेयरनेस कितनी है इसको लेकर कि आप कितना तैयारी करनी है। अगर आपको पता है कि मेरा सीसेट वीक है तो तैयारी कर लो। आप जीएस में एनर्जी दे रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट क्या है कि एग्जाम क्लियर करना। क्लियर करने के लिए सर्टेन, जैसे आप नहीं होते कैंडी क्रश में कोई गेम खेल रहे होते हैं कि उसको सारी बॉल सर्टेन वो क्लियर करना है स्टेज, तो आप पहले कितने ही बन जाओ, नहीं क्लियर हो रहा। तो जीएस की आप कह रहे हो कि सर मैं जीएस में मेरे 150 आ रहे थे, नहीं फर्क पड़ता ना। फर्क तो एट द एंड ऑफ द डे पड़ रहा है कि आपके दोनों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि वो बाकी उनके आ रहे हैं, वो आगे मेंस में जा रहे हैं। सही बात है। अब सेम ही हो जाता है कि सर मेंस में आते हैं तो मेंस में कि सर मेरा ऑप्शनल में 350 आए, 300 आ गए, 250, ऑप्शनल मेरा अच्छा है, मेरा जीएस नहीं हो रहा, जीएस अच्छा है तो ऐसे नहीं हो रहा। बट बात तो वही है, करना तो सब है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है कि जब से यूपीएससी ने सीसेट के मार्क्स को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया है, जनरली बच्चे सीसेट को थोड़ा लाइटली लेते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड टुवर्ड्स द एंड वो थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। और दोनों ही गलत है, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक पढ़ा नहीं और फिर पैनिक स्टेट में पढ़ लो तो उसका भी फायदा नहीं है। तो आपने जब बताया कि मैं मतलब यू डिड एन असेसमेंट कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो आप कहाँ पे आ जाते हैं, 100 में, 90 में? मैं असेसमेंट करता था तो मैं 100 पे आ रहा था, तो मैं 100 में, और मैंने 21-22 3 अटेम्प्ट दिए, तीनों में ही 100। अपने मॉक से अपनी प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट प्रीवियस प्रीवियस ईयर मॉक्स जो पेपर अपना यूपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है, और ऑफिशियल पेपर प्लस ऑफिशियल आंसर की, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें बहुत वो आजकल बहुत फर्क आ जाता है, तो उसको मिला के कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। कोई ऐसा स्ट्रैटेजी था कि भाई मैं पहले इंग्लिश के सवाल करता हूँ या पहले मैं मैथ्स के करता हूँ, रीजनिंग करता हूँ, कुछ ऐसा था कि फर्स्ट ऑलवेज इंग्लिश, पहले इंग्लिश से करते थे आप? इसमें भी एक थ्योरी है मेरी, जी कि जब आप कूल काम कंपोज विद टाइम आपके हाथ में रहता है तो यू रीड बेटर, यू थिंक बेटर, यू एनालाइज बेटर। पैसेज में वही चाहिए जी। जब आप लास्ट में 1 घंटा 1.5 घंटा लास्ट में जब टाइम खत्म हो रहा है, जब आप फुर्ती में करना करोगे तो फिर पैसेज भी गलत होगा जी। और पहले क्या होता था कि ऐसे हो गया था, थोड़ा मैथ, थोड़ा ये रीजनिंग इजी आती थी, लोग 30 सवाल करके हो रहा नहीं। तो पैसेज वाला क्या रहता है कि पैसेज में एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप कूल काम कंपोज हो। तो उसमें करना क्या होता है कि आप पहले पैसेज उठाओ, सारे पैसेज करो और पैसेज की ओमार भरो। जी। अच्छा, वो हमारे साथ ही साथ बोलते थे साथ में ये है कि जैसे बोल रहे हो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ओमार भर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का भर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का भर दिया, मेरी ओमार कभी गलत ही नहीं होगी और स्ट्रेस कम रहेगा, क्योंकि वो भर रखे। लास्ट में कहते हैं कि बेल बज रही है, सर ओमार भरो, ये भरो, फिर और लास्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन और सोल्व होना मुश्किल हो जाता है। हाँ। कि टाइम 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, भागम भाग। वरना एक बार का ये हो गया कि आपको 45 मिनट 50 मिनट में आपने 27 26 जितने पैसेज थे तो कर लिया, तो आपको बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि मैं 70 नंबर के अराउंड तो घूम रहा हूँ, 60-70 के अराउंड तो हूँ, अब मेरे को ढंग से 20-30 नंबर और लाने, तो मैं कॉन्शियसली 12 से 15 मैथ के सोल्व कर लूँ। उसमें कोई स्ट्रैटेजी होती थी कि भाई मैं ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करूंगा? मैं तो बच्चों को बोलता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के, इसमें ये होता है ना कि मैं पढ़ के, अब मेरे को पता है रीजनिंग मैं कर लूंगा, ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें 2 मिनट भले लगे पर सोल्व एग्जैक्टली वो देख के समझ में आना चाहिए आपको, और वो समझ 3 मिनट में आप निकाल लोगे। पढ़ते ही आप सवाल पढ़ते हो, आप पता चल जाता है आता है कि नहीं आते। आप परसेंटेज के आप देखो, वर्क टाइम के देखो, सारी सिंपल आती है। जो सिंपल आपको लगता है आ जाएगा ना, उसमें टाइम भले ही दे दो। सही बात। ऐसे नहीं हो कि समझ ही नहीं आ रहा 5-6 मिनट, वो लास्ट में कर लेना, जब इतना ही अगर आप इतना ही आपके पास टाइम बच रहा है तो वो लास्ट में कर लेना। तो उसमें ये रहता है कि मैथ और रीजनिंग का सिंपल लॉजिक में ये रखता था, जितने करके आऊँ उसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरी नहीं अटेम्प्ट करने का लॉजिक नहीं है। बिल्कुल आप 15 क्वेश्चन करो पर 15 सोल्व करके आओ। उनमें से 15 क्वेश्चन आप कर रहे हो 60 मिनट में, तो एक 4 मिनट में तो एक सोल्व कर सकते हैं। पर इसमें चैलेंज जैसा आप बता रहे थे कि 15 कौन से, हाँ वो आपको पहले पता होना चाहिए। आपको वर्क एंड टाइम आ रहा है, आप पढ़ते ही क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि बच्चे इतने बच्चे आगे बैठे हैं, इतने पीछे बैठे, ये तो मैं बिठा के ही कर लूंगा कि 17 मेरे आगे हैं, ले 17 लिख देता हूँ। 4 मिनट है मेरे पास एक क्वेश्चन सोल्व करने का। बिल्कुल। तो वैसे करके वो हो जाता है कि देसी तरीके भी, गाँव के देसी तरीके काम कर जाते हैं। तो वो चीजें क्या है आपको पता होनी, करने 15 ही है, एक में 4 मिनट मिल रहे हैं, 4 मिनट बहुत होते हैं, काफी होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 15 कौन से करने हैं। तो उससे और वो पैसेज पहले कर चुके होते तो थोड़ा कूल काम हो जाता है काम। बिल्कुल सही।
बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर सोर्स रखना है, और बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह इन चीज़ों से यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने कौन सी वो 4-5 किताबें जो आपने रखी थी कि यार ये किताबें हैं जो मेरा गो टू मटेरियल है एंड मैं इनसे स्टिक करना है। इसी के साथ मैं चाह रहा था आप बताएं व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट बुक जो आपको लगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी वीक रहा, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड बुक, एंड वो बुक जो अमूमन जो आमतौर पे बच्चे कम पढ़ते हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अंडररेटेड है। ये रहा ना कि सर कि मटेरियल कितना क्या करना, तो इसमें एक जो लोग कहते हैं ना कि सर क्या पढूं क्या नहीं पढूं, जो एक बुक पे नहीं टिकते, उनमें वो मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप मेंस दो, आपके मेंस में नंबर नहीं आए तो आप चेंज कर लेना, अच्छा। पहले टिके रहो। आपको पता कब चलेगा कि आपके नंबर नहीं आ रहे, आप सोर्स दूसरे सोर्स पे जाने का, आप मेरे साथ हो जी। मेरे से आपका रिश्ता टूट गया, तब आप कोई दूसरा बंदा सीख करो, कोई किसी दूसरे दोस्त होगी, आप किसी एक किताब पे टिके हुए हो, आप उससे मेंस दे रहे हो, उसमें नंबर नहीं आ रहे तो चेंज करो ना, आप खुद को चांस ही नहीं दे रहे। अब ऐसे हो जाता है कई के साथ में जो बिना मेंस दिए ऑप्शनल चेंज कर लेते कि सर मार्केट में चल नहीं रहा। हाँ, तो आप पहले देखो तो सही आपका क्या दो है। देख के आओ, करके आओ, उसके बाद नहीं आ रहा तो वो क्या लॉजिकल रेशनल डिसीजन लगता है। जी। तो ये सेम चीज सोर्स पे काम करती है अच्छा, कि सपोज करो कि कोई सोर्स किसी ने तूफानी निकाल दिया, ठीक है। सपोज करो आप कोई चीज पढ़ा रहे हो या मैं कोई पढ़ा रहा हूँ, किसी तीसरे बंदे ने बहुत तूफानी चीज निकाल दी, हाँ जी। फर्क कितना होगा एट मैक्स 19 या 21 का, 19-21 का, लेकिन 19 तो आपको ऑलरेडी आता है ना, जो 21 के लिए आप शुरू 0 से 21 जाओगे, 19 में तो आप 15-16 पे तो ऑलरेडी हो, सही बात तो उसी को 19 पे ले जाओ। तो वो होता है कि एक सोर्स पे टिकने के कि यू हैव टू ट्रस्ट। और अब क्या हो गया, जैसे टेलीग्राम हो गया, फोटो प्रिंट आउट हो गए, व्हाट्सएप हो गए, पीडीएफ इतनी सारी हो गई है ना, हर चीज का स्पेशलाइजेशन है है। कि इसका ये पढ़ लो इसका ये पढ़ लो, तो आप पढ़ते ही रहोगे। फिर इसमें सेकंड थॉट ये आ जाता है कि जो चीजें पढ़नी है, जैसे आपने बताया कि कौन सी किताबें जैसे जो बेसिक पढ़नी है वो पढ़ लिया, उनको टेस्ट दे लिया, उनके पीवाईक्यू कर लिए, उसके बाद है कि आपको क्या और जैसे मैंने बोला कि आप उस पर कमांड लो, उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके बाद आप अगर फेल हो रहे हो, जो उसके बाद टाइम है। अब जैसे कि बात कर रहे हैं कि किसी ने पॉलिटी पढ़ी, सपोज करो कि आपसे पढ़ी XYZ कहीं से भी पॉलिटी पढ़ी, वो प्री देने गया, अब प्री में अगर जैसे मैं राइट टू प्राइवेसी गलत करके आया, कह रहा सर मेरी पॉलिटी तो मैंने इससे पढ़ी, मेरा तो हुआ नहीं तो मैं चेंज करूँगा, तो भाई पढ़ी नहीं ना, गलत तो राइट टू प्राइवेसी मेरा गलत हुआ है, सही बात, सवाल तो मेरा गलत हुआ है, जो कोई सेम सोर्स से दूसरा बंदा पढ़ गया उसका तो सही हो रहा है ना। सही बात है। तो सोर्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कई बार खुद में भी है ऑपरेशन में कि आप कितना तैयार हो कितना नहीं हो। ये सब हो जाता है ना कि यार तैयार हूँ और फिर भी नहीं है, जैसे बोलो मेंस में कई बार हो जाते हैं कि यार मेरे किसी सेक्शन में नंबर आ ही नहीं रहे, मैंने 3 मेंस दे लिए, फिर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि सोर्स में दिक्कत नहीं है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, वो डाउट बाद में आते हैं, वो डाउट लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसका सोल्यूशन भी थोड़ा टफ होता है, बट वो उसके लिए उस तक 1-2% एस्पिरेंट उस तक पहुंच पाते हैं ऐसा डाउट आए। और बुक्स का जैसे कि बुक्स में ही रहते, जो मार्केट में रिकमेंडेड बुक्स चल रही है ना, जी जी, उठा के पढ़ लो, अच्छा। गिव योरसेल्फ बेस्ट चांस टू सक्सीड। जैसे एवरेज टॉपर स्ट्रैटेजी में जो बुक्स होती है सेम जैसे यूट्यूब सब बंदे हर ने किसी ने, अब मेरे पास कई बार ऐसे हो जाता है कि मैसेज आ जाते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ते थे क्या करते, मैं कहा सेम जो सब पढ़ रहे हैं वही पढ़ लो, एटलीस्ट आप वो तो पढ़ो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि सर मेरी रैंक, आपने कोई किताब बताई तो मेरी रैंक 50 आ गई, मैं पढ़ता तो रैंक 1 आ जाती, भाई तुम एक बार ले आओ, तुम कर लो। और जैसे एक कभी कभी छोटी छोटी, जैसे आप बताए कि किसमें आउटपुट बहुत बढ़िया था, जैसे अब मैं एक ज्योग्राफी की छोटी सी जीसी लेऊंगी, छोटी सी किताब आती है, वो उसके भी शुरू के 8-10 चैप्टर आते हैं, उसमें मेंस में 2-3 क्वेश्चन आते ही है, प्री में भी हो जाते हैं, तो वो मेरे क्वेश्चन मेरे एकदम बुक वो काली सी हो गई, उसको बहुत पढ़ा, जब भी ज्योग्राफी उठाई उसको पढ़ लिया, वो किताब मेरे को बहुत सही लगती थी। कुछ क्या हो गया कि मार्केट में रिलेवेंस के हिसाब से पढ़ना पड़ता है कि आपको एग्जाम में कितनी चीज पूछ रहे हैं उसके लिए कितना सोर्स लेना है। जैसे सपोज करो कि अब इकोनॉमिक्स की बात करें, हार्ड कोर मेंस में, हाँ जी, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, अब उसमें आप सपोज करो कि रमेश सिंह उठा के देख रहे हो, पर मेंस में सवाल 2 ही पूछ रहे हैं, एक बजट से पूछ रहे हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहे हैं, एक करंट से आता है, आप 600 पेज पढ़ के करोगे क्या? सही बात है। फ्री का अलग है, फ्री तो अलग चीजों से हो रहा है कि भाई मृणाल सर से कर लिया, जहां से आपको अच्छा लगा आपने उठा के कर लिया, पर ये है ना कि आप मेंस में पूछ ही नहीं रहे, पूछ इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, एक गवर्नमेंट की स्कीम का रिव्यू पूछ रहे हैं। अब स्कीम का रिव्यू, किसी किताब 5 साल पहले प्रिंट है, उसमें आज स्कीम है, उसका रिव्यू कैसे आएगा? तो मेड इन इंडिया स्कीम है, इसका रिव्यू बताओ कि आपकी फेलियर हुआ सक्सेस हुआ, वो तो डेटा मिनिस्ट्री पे मिलेगा, करंट अफेयर में मिलेगा, बजट में मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा।
तो उसके हिसाब से आपको एडेप्ट करना पड़ता है। अब हार्ड एंड कोर ऐसे, जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी प्री और मेंस टोटली डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। प्री का अलग, मेंस में पूरा आते ही कि करंट अफेयर्स। अब मेंस में ऐसे पूछ लिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट बताओ जिसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो आपको किसी स्टैटिक की बुक में कैसे मिल सकता है? कैसे मिल जाएगा, एक जगह नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको क्या है कि राइट मेंटोर, राइट गाइडेंस और राइट जो मार्केट में जो चल क्या रहा है उससे रिलेवेंट चीजें, तो आपको हमेशा एडेप्ट करते रहना पड़ेगा। जैसे वही आपने बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे तो कितना बड़ा है, बट जब सवाल नहीं आ रहे तो आपको अपना इनपुट उतना कम रखना पड़ेगा और डाइवर्ट करना पड़ेगा उन जगह जहाँ ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अब जैसे GS1 की, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टाइम अगर आप सेम टाइम ज्योग्राफी पे दे रहे हो, इट विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली। सही बात है, आते हैं नंबर, आते हैं। अब ऐसे हो गए पिछले 3-4 सालों में तो लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दिया। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत वो थोड़ा पतला मटेरियल पढ़ के काम बेसिक पढ़ लो, इनके एक आधा आ गया तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब बेसिक फ्रेंच अमेरिकन ये पढ़ के चले जाओ, वर्ल्ड वॉर 4 सवाल पढ़ लो, इनसे आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा सबको ही नहीं आ रहा। आई थिंक इस साल आया था, पिछले साल आया था कि रेलवे की हिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल आ गया था, राइट? वर्ल्ड हिस्ट्री में GS1 में रेलवे का ओवरऑल इम्पैक्ट पे आ गया था कि वो इम्पैक्ट तो वो मॉडर्न कौन सी बुक में आप मिलेगा? वो आपको कॉमन सेंस से आप लिखोगे फिर ये होता है ना, पढ़ते पढ़ते आप इतनी चीजें पढ़ लेते हो कि कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं आंसर। एग्जैक्टली, ये चीज तो चीजें रहती है। आंसर राइटिंग को आपने कैसे अप्रोच किया? कितने आप मॉक देते थे? कैसे मॉक का आपने सिस्टम बनाया था? मॉक का मेरा टेस्ट देने का एक रूल था कि जब मैं पहला मेंस देने बैठा था तब तक मैं सारी टेस्ट सीरीज दे चुका था। अच्छा। मैं मेरे ऑप्शनल दे चुका था। जीएस के कम दिए क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो जीएस के जिन देने ऐसे एथिक्स ऑप्शनल दे चुका था जी। और इसमें मेंस का जैसे आंसर राइटिंग का मेरा गोल्डन रूल एक ही था और एक ही गोल्डन रूल काम करता है। आप क्या करना कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है जी, आप उनकी मार्कशीट उठाना, जो भी मिल जाती है गूगल पे लोग डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दी, उनमें एक कॉमन फैक्टर जो आपको मिलेगा, टॉप 300 400 500 जिनकी भी रैंक है, जो भी ले रहे हैं, उनका ये रहेगा कि ऐसे एथिक्स ऑप्शनल 4 पेपर हो गए, चारों में सबके 500 प्लस होंगे, होता है। तो गोल्डन रूल ही मेंस का ये है कि ऐसे एथिक्स ऑप्शनल में जिस साल 500 आ जाएंगे आपके प्लस, उस दिन मेरा पिछली बार नहीं आए थे, 480 कुछ थे, नहीं हुआ, इस बार 520 का राउंड है तो मैं इनफैक्ट बच्चों को ये बोलता हूँ कि दीज आर योर धवन, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, टॉप 3 ये तुम्हें बना के देंगे 300 रन, बाकी सबको 350 400 तक ले जाएगा। बाकी अपने आप हाँ कर, यही बेस्ट है, बाद में तो डैमेज कंट्रोल है। बाकी आप जैसे GS1 GS2 GS3 है, इनमें जैसे GS2 तो अब GS2 की बात करें, GS2 स्कोरिंग चला गया 120 115 नॉर्मल नंबर हो गए, एक साथ चला गया, पिछले 2-3 सालों चल रहे हैं, पर इन GS3 कम आ गए। इनमें आप नॉर्मल करोगे, ईमानदारी से पढ़ के जाओगे बेसिक चीजें, आपके नंबर आएंगे 300। बहुत सारी मेहनत करोगे 315, छोड़ के जाओगे 285, तो 15 नंबर का डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसे एथिक्स ऑप्शनल डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, एंड डिसाइड करता है कि रैंक कहाँ थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे व्हेन यू डू, जो मैंने कहा, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, टॉप 100 के एनालिसिस देखो, दे आर स्कोरिंग वेरी वेल इन ऑप्शनल एंड ऐसे फॉर श्योर, और जैसे जैसे एथिक्स में कम होते हैं उनकी रैंक गिरती चली जाती है, और इंटरव्यू तो फिर जरूरी है ही। अब ये देख लो कि एथिक्स का टॉप 100 का एवरेज है 118, मतलब 115 से 120 का एवरेज, मतलब 135 140 भी ला रहे हैं लोग, 110, मतलब एवरेज, हम तो एवरेज पे चलेंगे, एवरेज कितने आ रहे हैं तो वो एवरेज पे डिपेंड। अब GS2 में एवरेज टॉप 100 का एवरेज 110 115 है, तो आप 100 नंबर के GS2 में, सर मेरे तो 100 आ गए, चांस उतने कम हो गए, 15 नंबर बाकियों से पीछे रह गए। सही बात तो हमेशा एवरेज पे काम करेगा कि मार्केट में। अब GS3 है, GS3 में 90 आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एवरेज ही 80 85 90, तो वो हमेशा काम करता है कि आपके बाकी सिलेक्शन तो क्या, आपको क्या करना है, सपोज करो कि मेंस दे रहे हैं 13,000 14,000 15,000 बंदे दे रहे हैं, आपको उनको आउट क्लास करना है, उनको आउट नंबर करना है, उनसे ज्यादा लाने हैं, कितने लाने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। आपको उनमें टॉप 100 तो 1000 में होना है कि सिलेक्शन लेने के लिए। सही बात है। कितने आ रहे हैं, अब ऐसे तो आप 2000 ले आओ, सही बात है। 1750 का मेंस है, 1500 ले आओ, 1500, वो तो कोई लिमिट नहीं है ना। लिमिट ये है कि आप बाकियों से ला रहे हो, कंपेरेटिव है, आप तो कम्पीट कर रहे हो। सही बात। कम्पीट आप सपोज करो 10 किलोमीटर की रेस कर रहे हो, रेस जीतोगे कब आप, जब आप सेकंड, जब सबसे आगे हो आप, तब जीत जाओगे। टाइम कितना है उससे नहीं फर्क, टाइम और स्पीड नहीं मैटर करता, आगे रहना मैटर करता। सही, वो बात नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट अगर आप देखें, ये असेसमेंट बहुत बच्चे नहीं करते जो बहुत मेहनती है,
एंड वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप ऐसे एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करें, और वो तभी होता है जब आपने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो। एंड फॉर सम रीजन ऐसे एथिक्स आ पेपर जो बच्चे इतना लाइटली लेते हैं कि उनको लगता है अरे ये तो हो ही जाएगा, GS 1 2 3 से हो जाएगा, और वहाँ पे ब्लंडर हो जाता है। आपने ऐसे एथिक्स की आंसर राइटिंग पे कैसे अप्रोच किया था, कैसे किया था? ऐसे एथिक्स में सर मेरे को हमेशा ये लगता था कि हाईएस्ट रिवॉर्ड विद लीस्ट एफर्ट्स, मतलब कम करके। इसमें ऐसे और एथिक्स में मेरा ये था कि जब तैयारी जिस साल प्री देना है, जैसे सपोज करो कि मैं इस साल प्री दे रहा हूँ या अगले साल दे रहा हूँ, उससे पहले एक ऐसे की टेस्ट सीरीज, एक एथिक्स की टेस्ट सीरीज मैं दे चुका हूँ। अच्छा। तो वो कंप्लीट होके आपको रेफरेंस पॉइंट मिलता है। और आप, क्योंकि ऐसे में आपको अगर आप पहले दे चुके हो, ऐसे का क्या होता है कि एक प्रिंसिपल, जब मैंने ऐसे राइटिंग शुरू की थी तो उसमें जब ऐसे की नोटबुक बनाई, जब ऐसे लिखना शुरू किया था, तो उसमें मेरे अभी भी मेरे पास नोटबुक है, तो उसमें फ्रंट पेज पे एक ही लाइन लिखी हुई है कि योर फर्स्ट ऐसे विल बी योर वर्स्ट ऐसे, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट दैट ऐसे। कि गंदा होगा पर कभी तो होगा, एग्जाम में गंदा होने से बेटर है अभी कर लो। ये वो जर्नी जीनी पड़ेगी। जर्नी, जो आंसर राइटिंग कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसे एथिक्स आपको लिखना ही पड़ेगा, क्यों पढ़ के नहीं होगा, नहीं हो सकता। उसमें लिखने में क्या, सेम आप टॉपर्स की कॉपीज देखो, आप लिखो, टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करो, फीडबैक देखो और फीडबैक लो। और फीडबैक में भी आप ये देखो कि जो आपके साथ वाले बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, सपोज करो कि 500 बंदे दे रहे हैं, उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस वही 500 बंदे आपको मेंस में फाइट कर रहे हो। आइडिया लगने लग जाता है आपको कि कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो। कई बार क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि सर मैं ऐसे खुद ही लिख लेता हूँ, आप अच्छा लिख रहे हो बुरा लिख रहे हो, यू हैव टू कम्पीट। आप टेस्ट सीरीज में कम्पीट कर रहे हो, यहाँ कम्पीट कर रहे हो, क्यों एग्जाम में तो आपको कम्पीट ही करना है। इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि सब्जेक्टिव आंसर्स जो आदमी खुद लिखता है उसको तो बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को अपना ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपना ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, बट बात है ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, बात है एग्जामिनर को क्या अच्छा लगता है। पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है ना। चलो अच्छा है, आपका नो डाउट अच्छा है, आप मेरे पास लेके आए कि विष्णु देखना यार, तो मैं 4 चीजें नहीं बताऊंगा, मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा उस टॉपिक पे मैं कहूंगा ये कर सकता था, और मैं भी 4 चीजें आपसे भी सीखूंगा कि यार ये और 4 में से हो सकता है कि शायद 2 मुझे सही ना लगे, बट 2 सीखने को भी मिले, सीखने को आपको 4 में से 4 ने अच्छे लगे तो आपको 2 सीखने को। इसमें ये होता है कि जैसे कोई टॉपिक, मैं क्या करता है, कोई टॉपिक पे ऐसे लिखा, सब वो चेक करने भेज दिया या एनालिसिस कर लिया उसका, तो उसी सेम टॉपिक पे 5 जिनके अच्छे नंबर आ रखे थे उनकी कॉपीज पढ़ता था असेसमेंट की, असेसमेंट के लिए कि यार वो और क्या चीजें लिख सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव, क्यों सबका दिमाग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सब अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो सब अलग अलग तरीके से काम चल रहे हैं। तो मैं उन 5 को ऑब्जर्व करता था कि ये चीजें इन्होंने लिखी है तो मैं कहाँ डाल सकता था, मेरे से कहाँ चूक हुई, क्या चीज मैं अच्छी कर सकता हूँ, ये क्या चीज मेरी अच्छी थी। इंट्रो जैसे बोल करो कि ऐसे में क्या है, इंट्रो सबका अलग है, सबका ऐसे अलग होता है, सबका ऐसे होता है, सबको पता चलता है, 2-4 नई चीजें पता चलेगी, 2 अच्छे एग्जाम्पल पता चलेंगे, एक बार लिख के रख लो, जो ऐसे लिखा उसी के पीछे 10 चीजें लिख लो, अगले में वो इम्प्रूव कर लो, कहीं ना कहीं काम आती है। गौरव अग्रवाल के बारे में आप जानते हैं? IAS टॉपर थे वो, 2014 क्या राजस्थान के। तो उनके बारे में जो खास चीज़ थी, जो मैं स्टूडेंट्स को अभी भी बोलता हूँ उनके आंसर्स पढ़ने को, उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि आप इससे बेहतर नहीं लिख सकते। समझने की बात यह है कि आप जब सारे आंसर्स को देखेंगे फिर आपको रियलाइज होगा सारे आंसर्स में कलेक्टिवली मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता। आंसर राइटिंग इज अ स्किल जहाँ आप एक आंसर से नहीं समझते, आप पूरे पेपर से समझते हैं कि आपने कैसे जस्टिस किया उन 15-20 सवाल जो आपसे पूछे गए, और वो तभी आता है जब आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, आप आंसर राइटिंग करते हैं। ऐसा होगा कि हो जाएगा 20 में से अभी भी आप 2 आंसर शायद गौरव सर से बेटर लिख लोगे अपने, राइट। मतलब पॉइंट इज, अब ये मत देखो, आप ये देखो कितने सारे लोगों ने उनके आंसर कॉपी को चेक किया है और सभी ने अच्छे मार्क्स दिए। मतलब उनकी अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट अ टाइम जब पहला ईयर था वो, जब सिलेबस चेंज एग्जैक्टली। तो द वे इन विच ही हैड अप्रोच्ड इट, मैं बोलता हूँ वो आज तक टेम्पलेट है कि आप लोग जरूर उनके आंसर्स पढ़ो, दुदू शेट्टी साहब के पढ़ो, सबके आप पढ़ो जो आपके सीनियर्स है, सो दैट यू आर एबल टू गेट एन हैंग ऑफ what exactly they're doing right, because what they're doing right is working. And that is all this preparation is about. कोई डिग्री मिलनी नहीं है इसमें, you have to crack it। ये क्रैक का एग्जाम है, वही चीज आप उनकी एक्सपेक्टेशन समझनी कि वो देख क्या रहा है, जिसको अवार्ड क्या कर रहा है। एंड इसमें ये होता है ना कि when you are preparing और when कई बार ये होता है you have to keep your ego aside। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत एक्सेप्ट कि ग्राइंड करना है, कि एक्सेप्टेंस, हाँ कि मुझ में कमी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर यहाँ नहीं आएगी फिर मेन एग्जाम आएगी, वो जब लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट करना और टफ है। बिल्कुल। तो इससे पहले कि पहले बेटर ये कर लो वो कर लो, फिर पता है कई बार क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है कि कोई टेस्ट लिख के दिया कि अरे यार ये कोचिंग वाले ऐसे ही करते हैं, ये ढंग से चेक नहीं करते। और कई बार एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि चेक नहीं करने का भी, कि कई बार ऐसे हो जाता है। तो मैंने
2022 में ऑप्शनल का टेस्ट दिया मेंस से 15 दिन पहले, अच्छा। और पेपर 2 जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न का होता है हमारे, तो उसमें कंपैरेटिवली नंबर ठीक आते हैं पेपर 1 के कंपेयर में, एंशिएंट मिडिवल कंपेयर में। तो पूरा फुल लेंथ दिया 250 मार्क्स का, तो आई वाज होपिंग कि ठीक है टेस्ट वैसे कम 110 115 आ जाएंगे, तो इट विल मेक अराउंड की 130 मेन पेपर में, ऑन एन एवरेज में का 260 लेके चलता हूँ, जितने अच्छे आएंगे दे के आएंगे। उतना अच्छा। तो कॉपी चेक हुई, पेपर अच्छा था मेरा, अच्छा गया। मैं घर से ही देता था, मैं ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल देखा, पेपर देख रहा था, लिखा था आंसर, लिखते लिखते फील आ जाती है कैसे लिखे। तो मेरे को मार्क्स मिले 61, वो काफी कम मिले। मेरे को पता था कि अच्छा जा रहा है। तो ये भी कई बार आपको खुद का भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सही बात है। और फिर मैंने फाइनल एग्जाम मेंस में दिए, सही थे, बढ़िया 135 नंबर है। एक्चुअली बहुत बार रियलिटी चेक हेल्प्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स। आप 10 बार रिवाइज कर लो, लेकिन जब तक आप रियलिटी चेक नहीं ले रहे हो, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो या प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हो, आपको झटके नहीं लगते, आप सीरियसनेस नहीं लाते। जैसे कई चीजें होती है ना, जैसे सब बोलते हो कि आप पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास देख रहा हूँ या मैं कोई बुक लेके पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हैं तब लगता है सब बात है। ट्रू पॉइंट। क्योंकि लाइन स्किप कर देते हैं ना, प्रेसिडेंट में एक्सेप्शन क्या है, स्किप हो गया। फिर जब एग्जाम सवाल पूछा, नीचे 4 ऑप्शन देखे कि यार ये था ये था ये था, तो वो रियलिटी चेक वहाँ पे हो जाता है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एक जानने वाला, तो वो नेट बॉलर है हमारे पेस एकेडमी में, तो वहाँ पे एंड्रू साइमंस, अब तो खैर नहीं रहे वो, बट जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे एट दैट टाइम, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करने आते थे। तो एक्साइटमेंट थी, एंड्रू साइमंस को बॉलिंग करने को मिलेगा, ये हो गए। हाँ। तो बोला कि मैंने करीब 30 बॉलें डाली होगी, जिनमें से 4 बार आउट कर दिया एंड्रू साइमंस को। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर, मैं तो नेट बॉलर ही है जैसे हो। तो उसने बात की कि एंड्रू आई हैव अ क्वेश्चन, तो एंड्रू मैं बताओ। तो एंड्रू साइमंस से उसने पूछा कि मैंने आउट कर लिया, आप तो इतने बड़े प्लेयर हो। तो उसने बोला कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या होता है कि यू हैव द स्कोप, कि आपको पता चलता है आप कैसे आउट हो सकते हो, और आपका माइंडफुलनेस बढ़ जाती है जब आप मैच खेलने जाते हो। तो बोलता है इन मेनी वेज आई एक्सप्लोर वेज इन विच आई कैन गेट आउट, क्योंकि वो मेरी फिर मसल मेमोरी में रहता है कि मैं मैच में गलती ना करूं। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया आर्टिकल 21 का, अगर मान लेते हैं कोई सवाल आपने मॉक टेस्ट में किया होता जहाँ गलत करके आते, 100% आप गलत करते ही नहीं एग्जाम में। अब क्योंकि एग्जाम में एक बार गलत हो गया, अब जिंदगी में कभी गलत स्टोरी बताता हूं मैं। जी 2021 में गलत करके आया, सेम क्वेश्चन 2023 में आया। हाँ सही कर दिया, और हंसी आई होगी वो देख के ही यही कि अरे यार वो पूरा एग्जाम बैठे बैठे ही हो जाता है। Exactly. Here we go again kind of thing कि अच्छा। तो दैट्स द ब्यूटी। थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताना। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, जब मैं फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बात कर, मैं बोल लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बट मेरी फ्लुएंसी इसलिए नहीं रही क्योंकि हम लोग थोड़े वैसे बैकग्राउंड से आए, राइट। भारत के हर कोने से आते बच्चे तैयारी करते हैं, तो एक मन में एक उनकी एप्रीहेंशन होती है कि सर हम उतने फ्लुएंटली जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सवाल ये है कि फ्लुएंसी और इन सारे एस्पेक्ट्स पे क्या आपके मन में कभी कोई शक था, या आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू में? इसमें सर शक तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ करता हूँ, जैसा मीडियम चेंज किया, तो ये प्रॉब्लम तो ये शक तो हमेशा, अंडर कॉन्फिडेंस वाला इश्यू तो हमेशा रहा। और ये थोड़ा सा बढ़ा कब, जब मैंने 2022 वाला इंटरव्यू दिया, उसमें मेरे 151 मार्क्स आए। तब चीज़ पहले भी था, तब ट्राई की कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर एनालाइज किया, फिर ये दिक्कत आई कि आप सवाल आपको आ नहीं रहा है, आप नर्वस ज़्यादा हो, या आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत 2 तरीके होते हैं, एक तो कि नॉलेज में दिक्कत है, आपको आ नहीं रहा है, तो फिर तो आप चाहे फ्लुएंट इंग्लिश कैसी बोल लो। दूसरा ये है कि अगर आपको आ रहा है और आप उसको बता नहीं पा रहे हो, तो प्रॉब्लम वो है कि कौन सी। तो फिर इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, थोड़ा बहुत बात करना शुरू किया, हल्का फुल्का प्रैक्टिस किया ऑनलाइन ग्रुप्स में, मॉक इंटरव्यूज में, तो फिर इम्प्रूव हुई चीज़ें, आर्टिकुलेशन भी बढ़िया हुआ, थोड़ा नॉलेज भी टाइम के साथ, एक्सपीरियंस साथ बढ़ा। तो फिर इस बार 176 आए, तो इस बार अच्छा इम्प्रूवमेंट था। जो इंटरव्यू पैनल होता है उनको कुछ प्रेशर होता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी निकल के आनी चाहिए, आपको महसूस हुआ ऐसा कुछ? उनको ये रहता है कि जो चीज़ पूछी गई है उनको आप सिंपल साधारण स्पेसिफिक जवाब दीजिए, स्पेसिफिक लैंग्वेज में आप बता दो, और वो इतना इनकरेजिंग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप खुल के बोलो। क्यों? और इन केस आप कोई वर्ड हिंदी में भी यूज कर रहे हो, इन केस बीच में आप परमिशन लेके भी कर रहे हो, तो वो कभी ऐसे इशू रेज नहीं करते कि आप क्यों कर रहे हो। वो हमेशा ये रहता है कि इनको बना के भेज रहे हैं IAS IPS के, जो बनाए कल ये वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, रेदर देन कि कौन सी लैंग्वेज में कर पाएगा। बेसिकली आपको जनमानस के बीच में रह के काम करना है, तो
आप मेन जो ये है कि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा ही एक ये हो जाता है ना चीज़ें। ऐसे अब मेरे से वो पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि जैसे गाँव में जाते हैं, बोला कि ये PM कुसुम स्कीम चल रही है, सोलर पंप की स्कीम चल रही है, इस पे आपका क्या रिव्यू है? जी। अब गांव घर में देखा था, इसमें दिक्कत राजस्थान में क्या है, पानी ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे चला गया है, तो सोलर पंप से खींच ही नहीं पा रहे। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये बोला कि सर राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ दिक्कत ये आती है। बोला अच्छा क्या? मैं कहा सर पानी इतना नीचे चला गया कि वो तो सोलर पंप से खींचा ही नहीं जा रहा। फिर बोला सोलर पंप, सोलर लाइट कहाँ यूज कर रहे हो? मैं कहा वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, बाकी तो नॉर्मल जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है उसी से, हम तो कुएं उसी से चलते हैं। तो बोले कि अच्छा, तो मतलब वो स्कीम है बट वो ग्राउंड लेवल पे दिक्कत वो आ रही है। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस पर अच्छा इंप्रेशन था कि ग्राउंड से उठ के ग्राउंड की बात बताया कि हाँ चलो ये इनफैक्ट मैं इस पर आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट है, फिर ही इज इन सर्विस नाउ। तो हम लोग मॉक की प्रैक्टिस कर रहे थे बिफोर इंटरव्यू में जाते। तो मैंने सवाल ही पूछा था कि आप कोई 3 ऐसी चीज़ें बताओ, जब DM बन जाओगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको सुधारोगे, उस पर काम करोगे। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँगा, मैं चाइल्ड एजुकेशन पे करूँगा। तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि देखो ये चीज़ तो काम हो ही रहा है। अगर कोई आपसे पूछ रहे आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो वो उस लोकल इशू के बारे में पूछ रहे हैं जो सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो और इस आप पे उन्होंने फिर 20 खुद साल बता, रहे हो। हाँ उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई किया सर जो हमारे में सबसे बड़ा इशू है कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल का, वेस्ट मैनेजमेंट का, वो बहुत बड़ा इशू है। और फिर उसने इतने अच्छे से मुझे समझाया कि सर ये एरियाज है, यहाँ पे अभी सिस्टम है, चीज़ें हैं। मैंने बोला आपको बस यही बताना है। एंड इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली ये सवाल आ गया। उन्होंने पूछा कि आप एक ऐसा प्रॉब्लम बताओ जो आप अपने जो आप जयपुर से आते हो वहाँ पे सॉल्व करोगे। उसने एग्जैक्टली वो बताया एंड दे वर इम्प्रेस्ड। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हो जाती है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम वेरी बिग प्रॉब्लम्स एंड वी आर फॉरगेटिंग अबाउट कि हमारा जॉब तो ग्रास रूट का है, उनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको ये रहता है ना, जैसे सर ग्रास रूट की बात की, तो ग्रास रूट में ये हो जाता है ना कि आप अब सपोज कभी कभी क्या होता है कि आप उस चीज को ओवर पावर करने देते हो कि आप IAS बन रहे हो, IPS बन रहे हो, अच्छा शहर में जा रहे हो, वैसे कर रहे हो। उसमें ये भूल जाते हो कि जो आपने 20 साल 25 साल जो जिया है, जो देखा है, किया है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे स्कूल में पढ़ाऊँ, गाँव घर समस्या हर जगह होती है। वही समस्या है कि सर क्या समस्या है कि सर ये समस्या मेरे शहर में, तो कि सर ये दिक्कत है, मेरे शहर में सर लाइट कम आती है, मेरे गांव में लाइट कम आती है, ये दिक्कत है सर, तो पहले ये काम करूंगा। कि मेरे गांव में सर कनेक्टिविटी का, मैं रोड हो गए, ट्रैफिक नहीं है, तो सर ठीक है साइकिल का इंतजाम करूंगा, बाइक स्कूटी का करूंगा। अब सपोज करो एक ही रहता है कि सर गाँव में अनपढ़ लोग ज्यादा है, तो कोशिश करूंगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो शाम में अनपढ़ों को 2-2 घंटे पढ़ा दे। बेसिक लिटरेसी क्या स्टेप्स ले पाए, उसकी क्या स्टेप्स ले पाए, कैसे पढ़ा पाए। जैसे रिटायर्ड सपोज एक ऐसा सवाल था कि क्या करोगे, तो उसमें ये हो जाता है कि सर अब गांव में जो जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए और जो अनपढ़ है, नहीं गए स्कूल, तो उनको ये एफर्ट डालो कि जो गांव में कोई रिटायर्ड टीचर हो गए, किसी टीचर जो गांव में ही रहता हो, 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास, 2 घंटे बेसिक, 1-10 पढ़ा। क्योंकि आजकल वो डिजिटल टाइम है सारा, बेसिक साइन करना, बेसिक थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, बेसिक अपनी हिंदी में बात करना, इतना सीख जाए, इतने में उनका काम हो जाएगा। तो वो कहते ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें जो आप बता रहे थे कि भाई ग्राउंड में जो है वही सोल्व करनी है। बिल्कुल। जब हम UPSC, क्योंकि हम तो मतलब वी आर इन दी इंडस्ट्री जहाँ हम बच्चों को, एस्पिरेंट्स को तैयार करते हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, हम बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी बात करते हैं, राइट, उनकी एक्सपीरियंस जानते हैं। तो बहुत, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, ज़्यादातर वो एक ऐसे समाज के स्पेक्ट्रम से आते हैं जो अपर मिडिल क्लास है, और कुछ सक्सेस स्टोरीज आपकी जैसे आती है जो एकदम ग्रास रूट से उठ के आते हैं। और इसमें मुझे याद आता है एक बात जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ उन्होंने कहा था जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी एलिटिस्ट रही है, ब्रिटिश इंडिया ब्यूरोक्रेसी, और अब सक्सेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी विल बी हम कितना अच्छा ग्रास रूट कनेक्ट बना पाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा होप आती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब आप जैसे बच्चे उठ के आते हैं ग्रास रूट से। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपका ग्रास रूट का एक्सपीरियंस था, आपने से बताया कि आपके फादर फार्मिंग बैकग्राउंड से है, फिर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा, फिर अलग अलग तकलीफ़ें रही बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। उसके बाद जब आज आप IPS के पद पे, फिर आगे चल के IAS के पद पे रहेंगे, तो हाउ एग्जैक्टली इट हेल्प्स यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर? इसमें 2 चीज़ें जो होती है, एक जो न्यू मार्क्सिस्ट क्रिटिक जो ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है कि जो जिनको एडवांटेज है वो दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ इट। कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखा, ग्रेजुएशन है, तो आधे लोग ग्रेजुएट ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी आउट ऑफ इट है। आधे लोगों जैसे अब कोचिंग इंडस्ट्री एक्सेस से बात करें तो
चाहिए, पैसा पैसा लगता है, प्रिविलेज लगता है, एक फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पीछे बैक ऑफ, जैसे मेरे पास एक बार बोल देंगे ठीक है, घर से इतना प्रेशर नहीं था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है या जॉब पकड़नी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो थोड़ा रहता है, तो वो आप उसका भी स्ट्रगलिंग फेज है। फिर लड़की है तो शादी का प्रेशर, कितने अटेम्प्ट है कितने नहीं है वो चल रहा है, तो उसमें एक हमेशा जो एलीट क्लास है जो ऊपर का उनको एडवांटेज रहेगा, और जो ग्रास रूट एक इसमें सेकंड जो नई प्रॉब्लम आ रही है कि एक बार अगर आप ग्रास रूट उठ के भी गए उसके बाद भी अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो या आप खुद को करना नहीं चाहते हो कि मैं अब ऊपर उठ गया हूँ, मैं फिर ऊपर एलीट वाली में जाऊँ, मैं नीचे वाली में क्यों देखूं, दो तरह की होगी। फिर तीसरा वेरिएंट ये आता है कि जो आपने 20-25 साल जो ग्रास रूट पे देखा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो जी। तो जो थर्ड पार्ट है वो की पार्ट है जिसके लिए करना है, जिसके लिए कर सकते हो, और जिसमें आपको ऐसे लगता है कि हाँ कुछ वर्थ है आपका, समथिंग टू गिव बैक टू, या फिर जिसके लिए आपने जॉब चुनी है। तो ये तीनों अलग अलग वो हो जाते हैं, एक तो अलग है, एक क्या है कि सिलेक्शन के बाद अलग हो जाते हैं, एक ये होता है कि प्री और पोस्ट सिलेक्शन खुद को रिलेट कर पाते हैं गांव के घर की बात से कि हाँ कैसे क्या चलता है। तो ये 3 तरह की ब्यूरोक्रेसी का वो आ जाता है अलग। तो आपकी कोशिश है तीसरी कैटेगरी से कैसे आप उस एक्सपीरियंस को चैनलाइज करें अपने काम में? चैनलाइज ऐसे सर उसमें रहता है ना कि वो कोशिश हमेशा रहेगी, उसमें ये नहीं है कि मैं 100 में से 100 बार सक्सेस रहूंगा या क्या करूंगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई चीज़, तो अभी भी ऐसे कई बार ऐसे हो जाता है, कई बात ऐसे हो जाती है जिसमें जैसे मम्मी बड़ी पापा नहीं पढ़े कभी स्कूल नहीं, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ पापा ऐसी बात है इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दे होल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट 60 ईयर्स 65 ईयर्स 70 ईयर्स, वो एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं। अभी मैं अभी एक रिसेंट का ऐसे एक बात बता रहा हूँ, कभी जिला परिषद के इलेक्शन थे तो गांव में वोटिंग हो रही थी, तो मम्मी कह रहे थे कोई वोट मांगने वाला एक आया तो था, मैं कहा वोट देने गई नहीं, कह रहे मांगने आया था, उन्होंने गाड़ी वाड़ी भेजी नहीं, कोई कहने का है ही नहीं। तो उससे पता चलता है कि आपको अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, तो वोटिंग टर्नआउट बढ़ाना है, तो आपको एक्सेस रीच आपको लेके जाना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि तो घर में दिख रहा है। सही बात है। उनका पर्सपेक्टिव वो मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो क्यों नहीं गए, बट वो ग्रास रूट रियलिटी वही है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप क्या पिक एंड चूज कर सकते हो कि अच्छा ये चीज आई है, ये चीज आई है, तो वो आप उसका एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये चीजें जो सीखी है, जो कि जैसे अभी ये एग्जांपल बताया, तो इन्हीं चीजों से रिलेट करते करते प्रॉब्लम को सोल्व करते जाओ। तो कोशिश ये रही। बात पे एक एन राम है जो हिंदू के एडिटर थे पहले, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि इंडिया में एक अजीब फिनोमेना है। वो बताते हैं कि जो एजुकेटेड एलीट्स है उनको लगता है उनके पास अवेयरनेस है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट। एंड जो ग्रास रूट है उनको बहुत सारे माइक्रो इश्यूज पे बहुत अच्छी नॉलेज है, पानी की कहाँ समस्या है, एजुकेशन की कहाँ समस्या है, सेफ्टी है, वो बता दें कि कौन कौन सी कॉलोनी में जब ग्रास रूट है एक आम आदमी से आप बात करो, बट शायद उनको ये नहीं पता होगा एनजैक क्या चीज़ है, उनको ये नहीं पता होगा कलीजन सिस्टम क्या चीज़ है, उनको शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ना पता हो। तो इंडिया में हो क्या जाता है कि ये जो डिवाइड होता है इसकी वजह से ना तो जो एलीट या फिर अपर क्लास एजुकेटेड क्लास है वो एम्पैथाइज कर पाता है लोकल इश्यूज से, और जो लोकल लोग हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते टू अंडरस्टैंड माइक्रो इश्यूज। और यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर वहाँ से उठ के, जैसे मैं आपकी स्टोरी बता रहा था कि वहाँ से उठ के आता है, तो वो अच्छा ब्रिज बना पाता है जिससे हम लोग शायद गवर्नेंस को बेहतर कर पाए। राजेंद्र, अभी कुछ टाइम बाद प्रीलिम्स आने वाला है और एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है इस टाइम पे। तो एंग्जाइटी उन बच्चों में भी हो जाती है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से उनको कुछ टिप्स दे पाए फॉर द पीपल, फॉर द एस्पिरेंट्स और अपीयरिंग इन प्रीलिम्स दिस ईयर, प्लीज। तो इसके लिए मैं 4 पॉइंट मेन जो बताना चाहूँगा। पहला ये, नेवर टेक सीसेट लाइटली, जो डिस्कस किया, सीसेट का सॉल्यूशन भी बता दिया। सीसेट को पहले ही करवा के साइड रख लो, अच्छा, और बीच बीच में मॉक देते रहो। सेकंड ये, स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। स्टैटिक के 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक्यूरेसी 90% लाओ, करंट का सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बेसिक कर रहे हो। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते रहो। ओके, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे बोल रहे पॉलिटी का पढ़ा, प्रेसिडेंट में पिछले 10 सालों 15 सालों में जो आए सारे सोल्व कर दो। और फोर्थ ये है कि मॉक देते रहो, हेजिटेशन निकल जाए, तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। तो बस ये है कि मॉक देते रहो, तैयारी धीरे धीरे। मॉक में भी, लेकिन मॉक देने का एक रूल जो मैं बताता, मॉक देने का एक रूल कि सॉल्यूशन पढ़े बिना कभी मॉक मत दो। मतलब मॉक दे दिया तो फिर सॉल्यूशन पढ़ो, एनालिसिस करो। हाँ, एनालिसिस जरूर, वरना तो आपको पता ही नहीं चला क्या गलत। आप सपोज करो 100 नंबर भी आ गए, 150 भी आ गए। प्रीलिम्स में भी होता है, बच्चों को बहुत सोचते कि ये तो मैं सही करके आया हूँ, बाद में एनालिसिस में पता चलता है ये तो गलत हो गया। तो यही सब चीजें। राजेंद्र, ऐसे तो बहुत इंटरव्यू किए हमने, बहुत बच्चों से मिले, बहुत अच्छा लगता है
इंस्पिरेशन आती है बच्चों को जो हमारे एस्पिरेंट्स ये देखते हैं, बट कुछ कुछ कहानियाँ आपकी होती हैं जो देख के दिल बहुत खुश होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे ना केवल इस साल के आने वाले सालों में ज़रूर आपसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे। मुझे एक फीलिंग ये भी आती है कि हम लोग आपका नाम फिर 15 साल 20 साल बाद पढ़ेंगे व्हेन यू आर अचीविंग सम ग्रेट थिंग्स फॉर दिस कंट्री। थैंक यू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर एन अकेडमी और हमारे बच्चों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू थैंक यू राजेंद्र। थैंक यू।